friends, I'm Shraddha and today we're going to discuss on the topic of information to the police and their power to investigate, which under section 154 to 159 आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक पे हम 154 से 159 तक की ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आगे के जो सेक्शंस है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड ये जो डिस्कशंस हम करने वाले हैं वो मिस्टर एडवोकेट मिस्टर एस के सिंह के साथ करेंगे। तो सर ये टॉपिक जो है इसमें ये सेक्शन 154 आ इंफॉर्मेशन से जी सर जी मैं धारा CRPC के सेक्शन 154 के बारे में बताना चाह रहा हूँ। 154 में जब संज्ञेय अपराध की इतला थाने के भार साधक अधिकारी को मिलती है, अगर कोई मौखिक बताता है तो उसको वो लिखित करता है उसका सारांश। अच्छा जी, और फिर उस पर उसको पढ़ के सुनाया जाता है। ये भार साधक अधिकारी के जो इंचार्ज होता है उसके अध्यक्षता में होती है। हाँ, मीन्स जैसे FIR में होता है उसको ब्रीफ करते हैं जी। और उसके बाद उनके यहाँ जो पंजीकरण रजिस्टर होता है उस पर FIR दर्ज होती है और उसकी कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उस आदमी को उपलब्ध कराई जिसने जाती है। FIR करवाया है जी हाँ, उसे जी हाँ। अब अगर इसी के उपधारा में है, अगर कोई पुलिस इंचार्ज के कार्य से संतुष्ट नहीं होता है या वो FIR लिखने में नहीं तैयार होता तो उसकी कॉपी पुलिस अधीक्षक को वो भेज सकता है और पुलिस अधीक्षक उसको किसी भी अधिकारी को, पुलिस के दूसरे अधिकारी को उसका चार्ज दे सकता है कार्यवाही करने के लिए। उसको वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो चौकी थाना इंचार्ज को पैसे मिलता है। ठीक है, ये हो गया 154 ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद 155 है, ये सेम प्रक्रिया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। मतलब बहुत गंभीर रूप वाला क्राइम नहीं है जो साधारण अपराध है वो एक 155 में आते हैं, तो उसमें भी सेम टाइप से वो पंजीकृत करेगा। लेकिन जब FIR दर्ज हो जाएगी उसके बाद पार्टी को ये थाना इंचार्ज या जो भी पुलिस अफसर हैं वो उसको बताएंगे कि तुम आगे की जांच हम इस केस में नहीं कर सकते बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, और उसके बाद जो है वो पार्टी उसके लिए फ्री होगी कि वो जाके मजिस्ट्रेट से चाराजोई करे, वहाँ से आर्डर लाए। इसके बाद धारा 156 है सेक्शन 156 में है। 156 में इन्वेस्टिगेशन अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस को प्राप्त हो जाते हैं कि वो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इंक्वायरी करे और कार्यवाही करे। उसमें अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है या उस धारा के तहत जो भी कार्यवाही करती है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता उसके क्षेत्र में। 156(3) में वो जो उस क्षेत्राधिकार जिसके क्षेत्राधिकार में वो थाना है जिस मजिस्ट्रेट के उसके कोड पे 156(3) में अगर एप्लीकेशन पड़ती है CRPC में तो धारा 190 CPC के तहत उस मजिस्ट्रेट को अधिकार हो जाता है। मतलब जो पार्टी जाएगी जो जिसका संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध में जिसमें जांच नहीं कर सकती पुलिस, वो परमिशन लेगी तो एप्लीकेशन तो 156(3) में पड़ेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट कार्यवाही 190 CRPC 190 CRPC के अंतर्गत करेगा। इसमें इतना अंतर है। ठीक है, अब ये हो गया 156। अच्छा, तो सर मतलब आपका कहने का मतलब है 156 सेक्शन में कोई पर्सन आया है, अगर उसने ये FIR वगैरह कराई है जी। और वो अगर इससे पुलिस की इंक्वायरी से या इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं, जो असंज्ञेय अपराध है जी हाँ, मतलब उसमें पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। पुलिस पहले ही बता देगी कि आप किसी मजिस्ट्रेट से जब तक हमको अधिकार नहीं मिल जाते तब तक हम कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। तो वो 156 में वो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देता है और वहाँ से जब परमिशन हो जाता तभी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। प्रॉब्लम है जी, वो मजिस्ट्रेट के पास जाके ऑर्डर लेकर आएगा, तो वो जो मजिस्ट्रेट से उसको आदेश मिल जाता है तब भी पुलिस वही कार्रवाई करेगी। इन्वेस्टिगेशन तो सेम करेगी, लेकिन जो संज्ञेय अपराध है उसमें गिरफ्तारी कर सकती है पुलिस बिना वारंट के। लेकिन 155 में जो असंज्ञेय अपराध है उसमें पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बाकी सारी कार्रवाई जांच करेंगे, चार्जशीट करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कोई वारंट न जारी हो मजिस्ट्रेट। मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। अब इसके बाद 155 के बाद 156 सेक्शन में जो मैंने अभी बताया आपको CRPC की धारा है, उसमें संज्ञेय अपराध की जांच होती है।
जी। और वो थाना इंचार्ज जो है अपने क्षेत्राधिकार, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होता है, वो अपने थाना के क्षेत्र में अच्छा। इंक्वायरी करता है, जांच करता है हम्म। ना। वो स्वेच्छा से, उसके जांच पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जी। और उसी 156(3) सेक्शन में सब सेक्शन है 156 का सब सेक्शन 3। इसमें खास तौर से वकीलों को ज़्यादातर एप्लीकेशन इसी सेक्शन में FIR की पड़ती है, और जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ इसी धारा के तहत लोग एप्लीकेशन देते हैं। 156(3) में थ्रू वकील देता है, पार्टी एप्लीकेशन देता है या स्वयं देता है। ये जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट पे पड़ता है, जो फर्स्ट क्लास, जो उसमें CGM या फिर द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं, उनके जैसे जिनका क्षेत्राधिकार है, वो अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग 190 के तहत CRPC के अंतर्गत करते हैं। अच्छा। एप्लीकेशन 156(3) में पड़ती है, लेकिन मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर करता है वो 190 CRPC में करता है। इस चीज़ को मैंने स्पष्ट नहीं किया था पहले, मैं अब की ज़्यादा इसको खोल देना चाहता हूँ। पूरा मैं CRPC एक सेक्शन से पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के विषय में बताने जा रहे हैं हम, तो इसको हम ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद इस सेक्शन में जो जांच होगी, जैसे 156(3) में पुलिस मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया FIR दर्ज करने के लिए, वही केसेज 156(3) में जाते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जिनके पहले कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी दिया, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब उसके बाद इस स्टेज पर जब पुलिस को कार्यवाही करने के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, तो धारा सेक्शन 157 में, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट अपने संबंधित भार साधक अधिकारी को, जो इंचार्ज थाना इंचार्ज होता है, उसको आदेश देता है कि आप इसमें जो है इस घटना की FIR दर्ज करिए। और जैसे ही वो ऑर्डर मिलता है थाने को, वो तुरंत उसकी FIR दर्ज करके तहरीर लिखते हैं, और उसकी एक कॉपी उस मजिस्ट्रेट को पहुंचाना उनके लिए आवश्यक होता है। तुरंत भेजते हैं। उसके बाद उसकी इंक्वायरी करते हैं। पुलिस जो 156(3) की FIR दर्ज करेगा, पहली सूचना मिलेगी, उसको आदेश की कॉपी मिलेगी, तो उसकी तहरीर वो दर्ज करेंगे, और उसकी एक कॉपी उस मजिस्ट्रेट को पहुंचाएंगे कि हाँ। उसके बाद अगर कुछ संज्ञेय अपराध है और थाना इंचार्ज उसमें तुरंत इंक्वायरी करेगा, आवश्यक हुआ गिरफ्तारी करेगा, या अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करेगा, उसको भी वही अधिकार होंगे जांच की। दूसरी स्थिति है उसी के उपधारा क में, अगर पुलिस को ये लगता है कि जो आदेश हमें अदालत से मिले हैं वो नॉन नेम्ड होते हैं ज़्यादातर, अगर उस नेम्ड आदमी ने ऐसा कोई अपराध, गंभीर अपराध नहीं किया है, ठीक है, वो असंज्ञेय अपराध है, तो पुलिस उसको फाइनल कर देगी और उसकी रिपोर्ट जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगी। ठीक है, अब वो रिपोर्ट भेजी कैसे जाएगी? वहाँ जाके मतलब सेक्शन 158 में कोई सीधे कोई चौकी इंचार्ज, पुलिस इंचार्ज जो है थाने का, वो सीधे रिपोर्ट नहीं भेजेगा, वो अपने पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजेगा। अच्छा। अपने से सुपीरियर पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगी जो रिपोर्ट जाएगी, और उस पर वो अपने इंस्ट्रक्शन भी दे सकेगा। अच्छा। जिसका पालन करते हुए वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजी। अच्छा, तो जो ऑफिसर है वो जी, उसका जो सीनियर अफसर है जी, हाँ, अगर इंचार्ज अफसर जो थाने का जो इन्वेस्टिगेट करा रहा है, एक तो वो हो गया, दूसरा उसका जो सुपीरियर बॉस है, उससे ऊपर जो बॉस होगा उसको वो रिपोर्ट देगा और उसका इंस्ट्रक्शन मार्क है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के पास, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। और उसके बाद 159 है, जिसके बारे में मैं आखिरी सेक्शन है जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वहाँ अगर मजिस्ट्रेट उसको स्वीकार करता है, देखता है उस रिपोर्ट को, अगर उसको लगता है कि जो इनकी क्लोजर रिपोर्ट है वो सही नहीं है, तो वो पुनः FIR जांच के लिए भेज देता है, और अगर उसे लगता है कि ये रिपोर्ट सही है तो वो वही क्लोज कर प्रकरण। तो ये हो गई 154 से 159 तक की क्या कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और कैसे कैसे करती है। तो ये अब इसके बाद और प्रोसेस क्या है, कैसे और इंक्वायरी आगे बढ़ती है, उसको मैं अगले उसमें वीडियो में बताऊंगा।
लेकिन तो इसमें अगर आपको कहीं कोई संदेह हो हाँ, किसी सेक्शन में तो हमसे पूछ सकते हैं। सेक्शन 154 एंड 155 बताया। जी जी 154 यानी कॉग्निजेबल, जो गंभीर क्राइम है जी, अपराध है। उसमें क्या प्रोसेस है, एफआईआर होगा, जी। वो लिखी जाएंगी, फिर लिखी उसको जाएंगी। साइन करा के कॉपी दी जाएगी फ्री कॉपी दी ऑफ जाएगी कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में। एफआईआर कराने जी, वाले को। जी एंड सेकेंड आपने बताया 155 नॉन कॉग्निजेबल, जो जी। इतनी गंभीर रूप की क्राइम नहीं नहीं है, है। उसमें भी सेम प्रोसेस है, हाँ, एफआईआर और कॉपी दी इन्वेस्टिगेशंस जाएगी, की। वो सब होगा। 154 में अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस पॉइंट आने स्वयं पर, जी पुलिस स्वयं जांच कर सकती जी है, हाँ। जांच करेगी। 155 में पुलिस विदाउट स्वयं जांच वारंट कर सकती। अरेस्ट नहीं कर सकते। वो पहले तो जांच ही नहीं कर सकते। अच्छा, इंक्वायरी नहीं करेंगे। इंक्वायरी नहीं कर सकते। जी। अगर मजिस्ट्रेट से आर्डर होता वो उस पार्टी को बताते हैं कि आप जी। बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ। यदि मजिस्ट्रेट आर्डर भी कर देता है तो भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, साधारण ऑफेंस में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकती। बाकी सारी जांच कार्रवाई वही होगी, वही प्रोसीजर जो 154 में है वही 155 में हुई है ना। तो जैसे 154 एंड 155 की केसेस एक केस हो जाए, दैट्स मीन्स मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कोई आपस में 4-5 लोगों में लड़ाई हुई, ये नॉन कॉग्निजेबल है, आप ठीक पूछ रहे हैं और बता रहे हैं आप, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं आप। हम बता रहे हैं 155 में ही अगर एक ही मामले में 2 अपराध हो। हाँ जी ये छूट गया था कहने को हमको, ये बड़ा बहुत मेन बिंदु है कि अगर एक ही मामले में 2 अपराध हो जाए जी, और एक अगर संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ। अगर 2 ऐसे केसेज हो जाएंगे तो दोनों कॉग्निजेबल की तरह से हो जाएंगे और पुलिस दोनों में कार्रवाई कर सकेगी। जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। पुलिस जैसे संज्ञेय अपराध में कार्रवाई करती, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में कार्रवाई करती, वैसे ही दूसरे अपराध में भी कार्रवाई कर सकेगी। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये जो नॉन कॉग्निजेबल, अभी सर ने एक एग्जांपल दिया कि क्या अगर एक गंभीर रूप का क्राइम है उसमें पुलिस पूरी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी विदाउट, अगर ऐसा पॉइंट आता है तो विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकती है। और 155 सेक्शन है, उसमें जो गंभीर रूप के अपराध नहीं होते हैं, जैसे आपस में मारपीट हो गया या छोटी मोटी चोरी हो गई, ये सब चीज़ें, उसमें भी इंक्वायरी होगी और एफआईआर वगैरह होगा, लेकिन वो एक पॉइंट आएगा कि उस पर वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और ख़ुद से इंक्वायरी नहीं कर सकते। बट अगर कभी ऐसा केस होता है जो गंभीर रूप की क्राइम नहीं होते हुए भी वो गंभीर रूप की क्राइम हो जाती है, जैसे अगर 4-5 लोग हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये गंभीर रूप की क्राइम नहीं है, बट अगर उसी लड़ाई में किसी एक की मौत हो जाती है तो वो गंभीर क्राइम हो जाता है। तो इस तरह का केस जो दोनों केसेस को इंक्लूड कर देता है, इस तरह के केस में पुलिस एफआईआर करेगी, पूरी इंक्वायरी करेगी और वो गंभीर रूप की ही क्राइम मानी जाएगी, जिसमें उसे सज़ा भी हो सकती है। तो सर, ये आज का हमारा डिस्कशंस था जी। ये आज का। कोई अगर व्यूअर्स हमारे कुछ पूछें उसके बारे में आप पूछ सकती हैं। जी, तो हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये पूछा है, एक क्वेश्चन है उनका कि ये रिमांड क्या होता है और क्या पुलिस रिमांड में जिसको रिमांड में लिया है उस पर्सन के साथ मारपीट करके क्या सजा दिलवा सकती है, ऐसा कोई सेक्शन है? अच्छा, रिमांड, ये तो सही कहा, रिमांड में पुलिस जांच करने के लिए ही रिमांड लेती है हाँ। अभियुक्त का, जो सस्पेसिव अभियुक्त होते हैं, लेकिन हमारे कानून में कहीं मारपीट की कोई गुंजाइश नहीं है। अमानवीय कृत्य से किसी एक अपराध को का इन्वेस्टिगेशन करते वक्त दूसरा अपराध की इजाज़त हमारा कानून नहीं देता है जी। लेकिन ऐसी शिकायतें पुलिस में मिलती रहती हैं। लेकिन अब वो समय बीत चुका है, आज आधुनिक तरीके हो गए हैं जिससे किसी भी को इंट्रोगेट करके पुलिस सही बात को बुलवा सकती है। तमाम आधुनिक तरीके आ गए हैं, अब अमानवीय चीज़ों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है हमारे कानून में, ना पहले था ना आज है। यद्यपि ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि पुलिस रिमांड लेकर लोगों को टार्चर करती, मारती पीटती है, ऐसा कुछ करती है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक अपराध करने के लिए दूसरा अपराध नहीं किया जा सकता। हमारा कानून में पहले बता चुका हूँ, सुधारात्मक है, इसमें एक अपराध के लिए दूसरे अपराध की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो वो अपराध चाहे पुलिस करे चाहे कोई आदमी करे,
दोनों अपराधी मेरे मतलब दिमाग रिमांड में से, ले और सकती ऐसा है। ही कानून में भी व्यवस्था। जी, अच्छा, मतलब रिमांड में पुलिस ले सकती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, बट रिमांड में लेके उसको मार पीट या थर्ड डिग्री ये सब देना सही नहीं है, ये सब नहीं होता है। तो आइए, ना ही कानून में ऐसी कोई व्यवस्था है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे कानून में। तो व्यूअर्स, आज का हमारा ये टॉपिक था इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब कि जो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है क्राइम की, और उस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पुलिस के पास क्या क्या पावर्स होती हैं इसके बारे में। और इसके अंदर आया हमारा 154 टू 159 सेक्शन तक आज हमने डिस्कशन किया है। आगे के इस टॉपिक की जो रिमेनिंग डिस्कशंस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारा 154 में था, पुलिस को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कॉग्निजेबल केसेस हैं, यानी गंभीर रूप के क्राइम्स, उसमें किस तरह वो एफआईआर दर्ज करती है, किस तरह आगे उसमें इंक्वायरी करती है, और कोई पॉइंट ऐसा आता है उस पर विदाउट अरेस्ट वारंट पर्सन को, जो डाउट वाला पर्सन है, उससे अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट 155 सेक्शन, इसमें है नॉन कॉग्निजेबल केसेस, यानी जो गंभीर रूप के केस नहीं है हमारे, उसमें भी पुलिस सेम एफआईआर करेगी, इंक्वायरी करेगी, बट उसमें अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो इतने गंभीर रूप के क्राइम नहीं है। 156, पुलिस ऑफिसर जो हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे कॉग्निजेबल केसेस में, और उसको अथॉरिटी दी, उसमें कई सारे और भी सेक्शंस हैं, इसमें इनको अथॉरिटी दी जाती है मजिस्ट्रेट के थ्रू। अगर जो एफआईआर करवा रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है या नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस उतनी इंक्वायरी भी नहीं कर सकती, तो वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर आए, और वो ऑर्डर जब पुलिस को मिलती है तब वो अपना इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू करते हैं अच्छी तरह से। 157, इसमें इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो सर ने हमें बताए। एंड सेक्शन 158, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है उसे हम कैसे सबमिट करेंगे, यानी जिसने भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया वो ऑफिसर अपने हेड ऑफिसर को रिपोर्ट देगा, उसके इंस्ट्रक्शंस के बाद वो मजिस्ट्रेट के पास जाके सबमिट होगी रिपोर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ सेक्शन 159, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब पुलिस जो है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके रिपोर्ट्स वगैरह प्रारंभिक रिपोर्ट देंगी, किस तरह होल्ड करती हैं। तो ये सब आज की हमारी टॉपिक्स थी, और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस या कोई सजेशन है उसे भी हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए। एंड ये एक सोशल वर्क की तरह हम वीडियो अपनी चला रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो इंडियन लॉ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक, कॉमन पब्लिक समझ पाए, इसीलिए हम इतनी ईजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कहीं किसी भी केस में आता है तो उसे अपने इंडियन लॉ की नॉलेज तो हो ही। तो इस तरह की हमारी कोशिश है, प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।